गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं आज की क्लास में। बेटा, आपको पता है हमने सैम्पल पेपर 1 कल स्टार्ट किया था और उसके हमने 6 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। अब उन 6 क्वेश्चनों के बाद से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th, इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अगर उन 6 क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको, तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपको समझ में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ दैट इज सुभाष देश डीके गोयल सर की बुक यूज कर रहा हूँ, सैम्पल पेपर इन अकाउंटेंसी परफेक्ट 10+1। और इसमें टोटल जो है आपको क्लास 12 से रिलेटेड 11 पेपर दिए हैं, जिसमें एक आपका जो है सीबीएसई का पेपर है और 10 पेपर जो है वो डीके गोयल सर ने डाले हैं विद सॉल्यूशन, जिनमें 5 के जो है प्रॉपर सॉल्यूशन दिए गए हैं, 5 के जो है आंसर्स दिए गए हैं। तो उससे खैर फर्क नहीं पड़ रहा आपको, लेकिन आप जो है इन क्वेश्चनों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा दूं एक बात, मेरी बात को ध्यान से समझना और गौर करना। कल आपको मैंने डेट शीट सेंड कर दी है और आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि जो है आपकी डेट शीट आ गई है। ठीक है, डेट शीट में मैंने 3 पेपर जो है मेजरली देखने होते हैं। एक मेरा अकाउंटेंसी का, एक बिजनेस स्टडी का पेपर और एक आपका इकोनॉमिक्स का पेपर। अगर मैं बात करूं तो बिजनेस स्टडी का पेपर आपका 22 फरवरी को है। आप देख लीजिए, 22 फरवरी को अगर आपका बिजनेस स्टडी का पेपर है तो बहुत कम समय आपके पास बचा है, तो आप इसको प्रॉपरली ध्यान दें, समझें और फोकस करें इसके ऊपर। और अकाउंट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि आपका पेपर 26 मार्च को होगा, तो लीजिए डेट शीट में भी 26 मार्च को आपका पेपर आ गया है। और इकोनॉमिक्स का पेपर आपको पता ही है, ये आपका 19 मार्च का पेपर है। 19 मार्च का है शायद, एक बार देख लेंगे, मुझे ध्यान नहीं। 19 मार्च के आसपास ये पेपर है आपका। तो प्रॉपर गैप है इनके अंदर, तो इस गैप का ध्यान रखते हुए आपको इनकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। हम लोग सैंपल पेपर जो है 1 कर रहे थे और 1 के मैंने 6 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे, उसी के आगे मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा। सैंपल पेपर 1 पर देखिए, हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, तो ये 6 क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आए हो तो आप दोबारा पूछ लें, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 7 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, समझिए। एक्स लिमिटेड forfeited 1000 shares of ₹10 each for non payment of final call of ₹3 each। कह रहा है कि भाई एक्स लिमिटेड ने 1000 शेयर फॉरफिट किए हैं, जो कि ₹10 का एक है, और नॉन पेमेंट हुई है फाइनल कॉल की, जो कि ₹3 की है। कह रहा 600 शेयर हमने इसमें से रीइश्यू कर दिए और ₹3000 हमने ट्रांसफर किए हैं कैपिटल रिजर्व में। तो आपको बताना शेयर्स वर री इशूड फॉर, कि शेयर्स कितने रुपए में री इशूड हुए हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को कंफर्म करें कि फाइनल कॉल मांग ली मतलब फुली कॉल्ड अप है। और क्योंकि ₹3000 आप ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल रिजर्व में, तो आप देखिए शेयर फॉरफीचर में आपके पास पर शेयर कितने रुपए आए हैं। ₹10 का शेयर था, ₹3 आपको मिले नहीं है, तो ₹7 आपको मिले हैं। ठीक है, ₹7 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 600 गुना 7, ₹4200 आपके जो है टोटल ट्रांसफर होने चाहिए थे कैपिटल रिजर्व में विदाउट एनी लॉस। लेकिन क्योंकि आपने ₹3000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं 600 शेयर पर, तो इसका मतलब ₹1200 आपका लॉस हुआ है ऑन री इशू। लॉस ऑन री इशू, तो लॉस ऑन री इशू अगर ₹12 हुआ है 600 शेयर पर, तो पर शेयर आपका लॉस कितने रुपए हुआ है, ₹2 का। तो अगर ₹10 का शेयर ₹2 के लॉस पर आप रीइश्यू करेंगे, तो मतलब ₹8 में रीइश्यू करेंगे, और ₹8 में रीइश्यू करेंगे 600 शेयर, तो मतलब ₹4800 में आप इनको क्या कर दोगे, रीइश्यू कर दोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, कि ₹4800 हमने, ₹4800 में हमने इनको क्या किया है, रीइश्यू किया है। आइए इसके और वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, और वाले क्वेश्चन में क्या लिखा देख लेते हैं। कहता है दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, एक पर असर्शन लिखा है और एक पर रीजन लिखा है। असर्शन में दिया है ट्रांसफर टू रिजर्व्स इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहता है जो रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम इसको वहीं पर शो करते हैं, ये ठीक है। रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कहता है रिजर्व्स जो है वो चार्ज होते हैं प्रॉफिट्स के अगेंस्ट, ये गलत है। दीज आर एप्रोप्रिएशंस, तो इसका मतलब असर्शन ठीक है, रीजन गलत है।
तो अगर असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। देखिए 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी तीन पार्टनर है, सी रिटायर्ड हो रहा है। ए टुक ओवर फर्नीचर ऑफ ₹50,000 एट ₹40,000। चूज द करेक्ट एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ए ने 50,000 का फर्नीचर यदि 40,000 में लिया है, तो सीधी सी बात है, हम 40,000 की ही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सी रिटायरमेंट के वक्त ले रहा है। तो ए ने 40,000 का अगर फर्नीचर ले लिया, तो उसका कैपिटल अकाउंट घट जाएगा। कैपिटल अकाउंट घट जाएगा तो हम लिख देंगे क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। फर्नीचर ले रहा है तो हम लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। अब ये एंट्री आप चेक कर लीजिए 40,000 रुपीज के साथ कहां पर गिवन है। करेक्ट आंसर चेक करने के लिए देखिए, ये 10,000, 40,000, 10,000, ये वाली जो बातें हैं, ए टू कवर फर्नीचर ऑफ 50,000 एट 40,000, तो यहाँ 10,000 का हमें नुकसान भी हो रहा है ना। तो 10,000 का नुकसान भी हो रहा है, तो हम रिवैल्यूएशन में डाल देंगे इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। तो ये बात आप जरा चेक कर लीजिए, ये एंट्री आपको कहाँ देखने को मिल रही है। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, ये तो आएगा ही नहीं। ए और सी की बात अगर हो रही है तो ये भी नहीं आएगा। ए और फर्नीचर की बात हो रही है तो ये एंट्री हो सकती है, क्योंकि 50,000 का फर्नीचर 40 में लिया है, लेकिन इसने ये बताया नहीं है कि फुल सेटलमेंट में लिया है या कैसे लिया है। तो हम यही मानेंगे 50 की चीज अगर 40 में ले रहा है, तो रिवॉल्यूशन में 10 का लॉस हो रहा है हमें। तो डेबिट कर देंगे ए के कैपिटल अकाउंट को 40,000 से, डेबिट कर देंगे रिवॉल्यूशन को 10,000 से, और क्रेडिट कर देंगे फर्नीचर को 50,000 से। तो ऑप्शन डी जो है हमारा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th और 10th पर। देखिए 9th और 10th में क्या लिखा है, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये 9th और 10th। हर्षित, कृष्णा, राहुल, ये पार्टनर है एक फर्म में, और उनके कैपिटल के बैलेंस दिए हैं 1 अप्रैल 2022 को 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर annum, while interest on drawings were to be charged 8% per annum। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 को 1 लाख रुपए उसने कैपिटल से विड्रॉ किए हैं हर्षित ने ऑन 1 अक्टूबर 2022, एंड ड्रॉइंग्स ऑफ कृष्णा एंड राहुल ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹30,000 ईच। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹4,17,600। तो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको इस तरीके के एलिमेंट दिए हैं, तो मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप उसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करें। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप उसके लिए मेंटेन करें, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो एलिमेंट आपको दिए हैं वो पुट करते हुए चलें। जैसे मुझे नेट प्रॉफिट दिया है 4,17,600 रुपए का, और मुझे बताया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% लगाना है। अब हर्षित ने कैपिटल में से पैसा निकाला है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट में चार्ज नहीं करूंगा। और कृष्णा और राहुल ने ड्राइंग की है 30,000 रुपए ईच, लेकिन ये नहीं बताया कब। तो ड्यूरिंग द ईयर की बात अगर आए, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हम इस पे चार्ज करेंगे। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट अगर चार्ज करते हैं कृष्णा और राहुल पर, उनकी ड्राइंग्स पर, तो 30,000 की ड्राइंग पर 8% की रेट से 2,400 रुपए का ब्याज बनता है पूरे साल का। हमें 6 महीने का निकालना है, तो 1,200 रुपए बन जाएगा। तो 1,200 रुपए इसका हो जाएगा, और 1,200 रुपए इसका हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे 2,400 रुपए। यहाँ पर इस तरफ तो आएगी हमारी इतनी सी बात। अब आइए चलते हैं इसके डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। अब डेबिट साइड में सबसे पहले देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 6%। मेरे पास कैपिटल कितनी है, 5 लाख, 4 लाख और 1 लाख। अब अगर मैं बात करूं इस 5 लाख की, यानी कि हर्षित की, तो इसने 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए विड्रॉ भी किए हैं। तो मैं इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ। हम हर्षित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, पहले 5 लाख पर कैलकुलेशन की जाएगी 6% की रेट से,
क्योंकि अक्टूबर 1 को निकाल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का ही टाइम पीरियड उनके पास बचा है। तो उस पर 6 महीने का हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे। अब 6 महीने के बाद इनकी कैपिटल हो जाएगी कितनी, 4 लाख। और 4 लाख पर 6% की रेट से नेक्स्ट 6 महीने का इंटरेस्ट आप और निकाल लेंगे, 6/12। तो यहाँ पर देखिए 6% की रेट से 6 पंजे 30, 15,000 रुपए का ब्याज बनेगा 6 महीने का। और यहाँ पर 6 चौक 24, 12,000 का ब्याज बनेगा। तो टोटल इंटरेस्ट बन गया 27,000 रुपए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हर्षित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 27,000 रुपए। ठीक है, कृष्ण का और राहुल का और निकाल लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4 लाख और 1 लाख पर 6% की रेट से। तो इसका हो जाएगा कितना, 24,000 रुपए। और इसका कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 24 × 6 = 30 प्लस 27, 57,000 रुपीज। 57,000 रुपए का इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर बन रहा है। अब अगर 57,000 का इंटरेस्ट बन रहा है तो आगे देखिए कुछ और दिया है क्या हमें। यहाँ पर हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर और कोई इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर गिवन नहीं है। तो यहाँ पर टोटल कितना था मेरे पास, 4, 17, 600 प्लस 2400। तो ये हो गया 4,20,000। और यहाँ 57,000 है। तो 3 60, 60 और 60 1 20 और 3 20। तो 3,63,000 रुपए का मेरे पास डिविजेबल प्रॉफिट आ गया, जो कि मैं हर्षित, कृष्ण और राहुल में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। क्योंकि रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल इक्वल बांट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1,21,000, 1,21,000, 1,21,000। ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर होने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ये क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है डिविजेबल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हर्षित कैपिटल अकाउंट। तो हर्षित के कैपिटल अकाउंट में 1,21,000 का प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 10th है बैलेंस ऑफ राहुल कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023 विल बी। अब राहुल की कैपिटल का बैलेंस बताना है आपको। तो राहुल की कैपिटल पहले कितनी थी मेरे पास, 1 लाख रुपए थी। उसमें राहुल को ब्याज कितना दिया हमने, 6,000 का ब्याज दिया। प्लस में 1,21,000 का उसको हम प्रॉफिट दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम उसको कितने दे रहे हैं, 2,27,000 रुपए कैपिटल के। लेकिन कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ था 1,200 रुपए के आसपास उससे, तो वो हम उससे माइनस करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,25,800 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन जो है राहुल की कैपिटल का जो टोटल पैसा बनेगा 1 लाख प्लस। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, बैलेंस ऑफ राहुल कैपिटल ऑन 31 मार्च 2023। तो मेरे पास ड्राइंग भी है उसकी, 30,000 रुपए की राहुल की ड्राइंग भी है, तो इसे भी आप माइनस करेंगे। तो 30,000 की ड्राइंग भी माइनस करें तो ये आ जाएगा 0, 0, 8, 5, 12 में से 3 गए 8, 12 में से 3 गए 9 और 1, 1,95,800। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप्सो कि आप समझ पा रहे हो कि मैं ये कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। मुझे बताइए जरा थंब इंप्रेशन देकर, अमन, अंकित, अविका, दीपेंद्र, हर्ष, खुशी, मनीषा, मयंक, प्रीति, सीमा, वंशिका, दीपांशु, क्या आपको ये जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, कोई समस्या नहीं है उसमें, सभी को समझ में आ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10th के बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, आयुष विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ and interest on his drawings amounted to rupees 3,900 at the end of the year. If the rate of interest on drawing is 6%, then his total drawings बतानी है। आइए इस क्वेश्चन को जरा चेक करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था वो इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा था। देखिए इसमें गिवन था कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताइए, उसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। और यहाँ पर ड्राइंग्स की अमाउंट गिवन थी, वो हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालनी है। तो होप्स ऑफ फॉर्मूला तो कोई ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ, ये मिडल ऑफ एवरी मंथ निकालता है। और क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 11th में, तो वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालता है। तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला तो अल्टरनेटिव मेथड वाला ही लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, टोटल ड्राइंग, इसने हमसे पूछी है टोटल ड्राइंग, तो आप टोटल ड्राइंग ही लिख लें इनटू
रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता रहे हैं 3900 रुपीज का है। टोटल ड्राइंग मुझे कैलकुलेट करनी है। रेट मुझे गिवन है 6/100 और एवरेज टाइम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो अगर मिड की बात करूं तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है, और अगर हम बिगिनिंग में जाते हैं तो गैप एक एक महीने का, गैप एक एक महीने का, गैप एक एक महीने का है, तो उसका हाफ 0.5 हम बिगिनिंग के लिए प्लस कर लेते हैं और मिड एंड के लिए माइनस कर देते हैं। या फिर अल्टरनेटली जो मेथड हमने फॉलो किया एवरेज टाइम निकालने का, वो क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और सभी को 2 से भाग कर देते हैं। तो पहली ड्राइंग जब वो 1 अप्रैल को करेंगे तो 12 महीने का समय बचेगा, और आखिरी ड्राइंग जब 1 मार्च को करेंगे तो 1 महीने का, डिवाइडिंग बाय 2। तो 12 और 1 13/2 मतलब 6.5 महीने। तो 6.5/12 हम कर देंगे, और पॉइंट हटा दें तो 120 हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स। इसको सोल्व करने में थोड़ी सी मदद कर देता हूं, आप कह रहे हैं इसलिए। ठीक है, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3900 इंटू 100 इंटू 20, और डिवाइड में आ जाएगा कितना, 65 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल ड्राइंग्स। आप चाहें तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टोटल ड्राइंग निकालनी है तो छोटा करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पर काट लीजिए। अब ये 65 है, ये 3900 है। अगर मैं देखूं एक अक्षर यहाँ से छोड़ दो, एक यहाँ से, तो 6 6 36, 6 5 30 और 6 6 36 पूरा पूरा कट जाएगा 6 पर, 390। मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये 100 है, 20 है, 600 है, तो ये हो गया 1200 गुना 100, 1,20,000, 1,20,000। तो 1,20,000 ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप समझ पा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द टोटल ड्राइंग्स। फॉर्मूला आपको याद रखना सदाबहार है, हमेशा है, और एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इफ नथिंग इज स्टेटेड इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बताया गया तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे फॉर द फुल ईयर, भाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना, जब पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर annum एवरेज पीरियड ऑफ 6 के लिए चार्ज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, हाँ बिल्कुल सही है, कोई भी ब्याज चार्ज नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% चार्ज, ये भी नहीं करते। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इससे संबंधित आपको ये प्रोविजंस याद रखने हैं, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहला प्रोविजन है, प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है या लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली होता है। दूसरा प्रोविजन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, सैलरी नहीं देते, कमीशन नहीं देते। तीसरा प्रोविजन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, चार्ज नहीं करते। चौथा प्रोविजन है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर annum चार्ज किया जाता है। पांचवा प्रोविजन है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर विल बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, जितने भी पार्टनर फर्म में उनकी सहमति से होगा। ऐसे ही रिटायरमेंट का प्रोविजन है, रिटायरमेंट अगर कोई लेना चाहता है तो ही रिक्वायर्स टू गिव नोटिस फॉर द रिटायरमेंट, और उसमें सभी की कंसेंट होनी चाहिए, सब सहमत होने चाहिए, तब वो रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये प्रोविजन आप याद रखें, कोई ना कोई क्वेश्चन प्रोविजन पर हमसे पूछ ही लेता है, कोई ना कोई क्वेश्चन हमसे प्रोविजन के ऊपर डिस्कशन के लिए दे ही देता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, पक्के तरीके से हमसे डिस्कस किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कशन करते हैं। इसमें लिखा है बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट बताना आपको कितना होगा। क्वेश्चन है, ए और बी 3:2 में कैपिटल 6 लाख और 4 लाख रुपए लगाते हुए लाभ हानि बांटते हैं। इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल इज 10% पर annum एंड ए इज ऑल्सो इंटाइटल्ड ए रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म। अब रेंट की बात आ गई तो ये चार्ज है, ध्यान रखिएगा। नेट प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म
फॉर द ईयर एंडेड दिया है 3 लाख रुपए। अब संस्था को नेट प्रॉफिट कितना कमाया संस्था ने? 3 लाख रुपए कमाया संस्था ने। ये कह रहा है 20 का प्रॉफिट शेयर बताइए कितना होगा। अब देखिए जब हमें बता ही दिया कि नेट प्रॉफिट संस्था ने कितना कमाया है, 3 लाख रुपए कमाया है, तो 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डायरेक्ट ट्रांसफर कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर लेंगे नेट प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से अगर बात की जाए तो 60,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका बनता है, 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का बनता है। क्योंकि कैपिटल कितनी है इनकी? 6 लाख और 4 लाख रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1 लाख रुपए का। ठीक है। अच्छा, एक ए ने क्या कहा? लोन रेंट, ए को हमने रेंट भी देना है, तो रेंट भी देना है तो हम यार रेंट उसका क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। माइनस रेंट 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कितना माइनस हो जाएगा? 1,20,000 रुपये। कितना आ गया? 1,80,000 रुपये। अब 1,80,000 में से अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो है उसका दोनों का माइनस हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास? 80,000 रुपये। 80,000 में 3:2 में रेशो निकालिए। 3/5 और 2/5 निकालना किसका है? बी का। बी का है 2/5। तो 5 एकम 5, 16,000, 16 दूनी 32। तो 32,000 रुपए का हमारा जो है हिस्सा बन रहा है। यहाँ पर एक बात आप जरा ध्यान करिएगा कि भाई मुझे दिया है नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया है, फर्म ने कमाया है 31 मार्च 2025 को। तो अगर फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया है और रेंट क्योंकि चार्ज होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें से घटा हुआ होगा। और अगर ये इसमें से घटा हुआ होगा, अगर ये इसमें से क्या है? डिडक्टेड होगा, तो क्या किया होगा संस्था ने? संस्था ने ये भी मान सकते हैं ना कि ये प्रॉफिट जो है वो आफ्टर रेंट है हमारे पास। अगर आफ्टर रेंट इसको माना जाए तो क्या होगा? 3 लाख में से 1 लाख घटा देंगे तो 2 लाख रुपए, इंटू में 2/5, 5 के 20, 80,000 का हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। तो 80,000 का देखिए ऑप्शन हमारे पास 80,000 भी अवेलेबल है। अब ऐसे क्वेश्चन में मुझे समस्या आ जाती है कि बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है, भाई मैं किस तरीके से क्वेश्चन को करूं। तो मैं यहाँ सुजेस्ट करूंगा आपको कि भाई जब आपको ये बता दिया कि ए ने 10,000 रुपए का पर मंथ प्रॉपर्टी के लिए यूज करने के लिए रेंट भी उसको हम देते हैं, और नेट प्रॉफिट संस्था ने कमाए हैं 31 मार्च 2025 को 3 लाख, तो आप ऑप्शन नंबर 2 पर जाएं। ऑप्शन नंबर 2 पर जाए, ये मानते हुए कि नेट प्रॉफिट जो है वो आफ्टर चार्जिंग द रेंट होगा। आफ्टर चार्जिंग द रेंट होगा। तो इस कंडीशन में मैं जो जाऊंगा वो ऑप्शन ए पर जाऊंगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर मी। लेकिन क्योंकि अगर आप कहीं कंफ्यूजन में आते हैं तो नोट दे सकते हैं नीचे। आप नोट देकर चलेंगे कि भाई नेट प्रॉफिट दिया है, इट मींस आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, चार्ज होते हैं, उनको चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट हुआ होगा। तो मैं ऑप्शन बी, ए पर जो है जाऊंगा। मेरे लिए ऑप्शन ए जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी को मैं इग्नोर करूंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऑप्शन बी जो है सी को एज एन आंसर ले सकते हैं। तो प्लीज आप इस बात पर ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट जब आपको गिवन हो तो नेट प्रॉफिट को आपको क्या मानना है? आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस। तो मैं ये मान के चलता हूं कि रेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो ये भी वहां पर क्या हो गया होगा? माइनस हो गया होगा। तो इस बात को आप यहाँ पर माइनस करके चलेंगे तो आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका 80,000 जो है आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके और पर चलते हैं। और में क्या दिया है ये देखते हैं। कह रहा है ए बी सी पार्टनर है, 2 3 4 में लाभानी बांटते हैं। 20 प्रॉफिट शेयर दिया है एट द एंड ऑफ ईयर, ₹1,80,000। व्हाट विल बी ए शेयर ऑफ प्रॉफिट? तो बी का प्रॉफिट शेयर कितना दिया? 180। यहाँ पर देखिए ए, बी और सी लिख लीजिए। रेशो कितना है? 2 3 4 इज इक्वल टू टोटल में आ जाएगा 9। अब बी का हिस्सा मुझे प्रॉफिट का दिया है 1,80,000 रुपए। ठीक है। आपको निकालना किसका? ए का। तो बताइए 3 हिस्से के लिए प्रॉफिट है 180, तो ये कितने का मल्टीपल हुआ इसका? 60,000 रुपीज का। 60,000 का मल्टीपल हुआ। अब अगर ये 60,000 का मल्टीपल है तो इधर भी आप 60 से मल्टीप्लाई कराएं, रेशो तो तभी इक्वल होगा।
और इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कराएं, रेशो तभी इक्वल होगा। तो इसका मतलब है ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,20,000। और सी का पूछता तो कितना आ जाता, 2,40,000। ठीक है, तो ए के प्रॉफिट के बारे में बात हुई है, तो ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,20,000। बताइए जरा एक बार, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अमन, अंकित, अविका, दीपेंद्र, हर्ष, खुशी, मनीषा, मयंक, प्रीति, सीमा एंड वंशिका। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये तरीका आपको सबसे समझ में आ गया होगा। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे भी कर सकता है कि भाई 20 प्रॉफिट शेयर कितना है, 3/9। और इसके लिए इसका कितना है टोटल, 180। तो हम इसके बी के प्रॉफिट के आधार पर पूरी फर्म का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 180 इंटू 9/3। ये पूरी फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें मुझे ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा कितना बनता है, 2/9। तो 9 से 9 को काट दीजिए, 3 से इसको काट दीजिए, ये आ गया 60। 60 × 2, 1,20,000। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई हो तो हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ये देखते हैं। इम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान इज, इम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है? मैं आपको बता दूं कि इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक ऑप्शन होता है, ध्यान रखिएगा। ये एक ऑप्शन होता है, ये ऑब्लिगेशन नहीं होता, ये ऑब्लिगेशन नहीं होता। तो ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट जहां जहां दिया है आप उसे तो काट ही दीजिए, वो आंसर आपका नहीं होगा। अब ऑप्शन वाले दो पॉइंट दिए हैं, कहता है ऑप्शन टू बाय शेयर्स एट अननोन प्राइस। अब ये आप बात ध्यान रखिएगा कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है उसमें प्राइस जो है वो नोन होता है। प्राइस जो है वो क्या होता है, नोन होता है। हमें पता होता है कि फ्यूचर में हमें किस रेट पर ये शेयर देने हैं एम्प्लॉइज को। तो ऑप्शन सी भी हमारा जो है वो कट जाएगा। तो बचा ऑप्शन डी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस पर हम इनको ये प्रोवाइड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, A Limited issued 50,000 6% debentures of 100 each at a discount of 4%, redeemable at a certain rate of premium. Existing balance of security premium before issuing these debentures is 1,50,000. Loss on issue of debenture was immediately written off and rupees 3 lakh were charged to statement of B&L. प्रॉफिट एंड लॉस से भी चार्ज हुए हैं। एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिबेंचर्स आर रिडीम्ड। तो आपको बताना है कि भाई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का क्या रेट है। तो आइए कैलकुलेट करना सीखते हैं। आप देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम में मेरे पास रुपए थे कितने, 1,50,000 रुपए। और इसको भी काटते हुए मैंने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से यूज कर लिए, मैंने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से यूज कर लिए 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल लॉस कितना होना चाहिए, 4,50,000 रुपए। ये लॉस हुआ होगा टोटल 450 का, जो हमने राइट ऑफ किया सिक्योरिटी प्रीमियम से और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। और ये लॉस कितने पर है, 50,000 पर। कितने पर है, 50,000 पर। तो पर डिबेंचर लॉस कितने रुपए हो गया, 9 रुपीज। 5 9 जा 45, 9 रुपए का पर डिबेंचर लॉस हो गया। अब आइए देखिए डिस्काउंट का लॉस कितना दिया है मुझे, 4%। 100 पर 4% का मतलब 4 रुपए। तो 4 माइनस कर दो तो कितने बच जाएंगे, 5। तो मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर डिबेंचर कितने रुपए है, 5 रुपए। और 100 पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना होता है, 5%। तो होप सो कि जो 5% है वो हमारा क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो इसको एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया। और ध्यान रखिए अगर डिस्काउंट पर इशूड हो, डिस्काउंट पर इशूड हो तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ कर लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में से यूज हो रहा है तो जोड़ कर ले लेंगे, और ये पैसा इससे ज्यादा आएगा तो इसमें से इसको माइनस करिए, जो बच गया वो डिस्काउंट, वो प्रीमियम रिडम्पशन आ जाएगा, डिस्काउंट दे रखा है। और अगर प्रीमियम पर इशूड होता तो ये लेस आता, तो उस कंडीशन में हम इसको प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं। चलिए 16 देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑन,
जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो पेड किया जाता है इशू प्राइस पर? नहीं। इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू? नहीं। नॉमिनल वैल्यू, ध्यान रखिएगा, हमेशा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू बोलते हैं इसको, इस पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका और वाला क्वेश्चन क्या है। When debentures are issued as collateral security, which account is debited? अब collateral security पर डिबेंचर इशू किए जाएं तो हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं, ध्यान रखिएगा। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिबेंचर सस्पेंस ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमने एक एक नंबर के 16 क्वेश्चन सैंपल पेपर 1 से कर लिए। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। आइए पार्ट बी के 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को करेंगे वाइंड अप। और फिर कल जब क्लास लेंगे तो हम 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है हमारे पास। इन्वेंट्री दी है मुझे 3 लाख रुपए की, जिसमें लूज टूल्स शामिल नहीं है, तो हमें घटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं 1,10,000 रुपए के, ट्रेड पेबल दिए हैं 1,80,000 रुपए के, प्रीपेड एक्सपेंस दिए हैं 40,000 रुपए के, और गुडविल दी है 45,000 रुपए की। करंट रेशो आपसे उसने पूछ लिया। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब करंट एसेट्स मेरे पास कितनी है और करंट लाइबिलिटी कितनी है वो चेक कर लीजिए। मुझे यहाँ गिवन है इन्वेंट्री 3 लाख की, ट्रेड रिसीवेबल 1,10 के, तो ये हो गए 4,10, और प्रीपेड 40। तो 4,10 प्लस 40 4,50,000 रुपए करंट एसेट्स आ गई मेरे पास, ठीक है। अब आ जाइए करंट लाइबिलिटीज पर। करंट लाइबिलिटीज में मुझे ट्रेड पेबल दिए हैं केवल 1,80,000 रुपए के, तो 1,80,000 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी। हम 18 की टेबल करते हैं, 18 कम 18 दूनी 36, बचे कितने, 15 में से 6 गए 9, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, ठीक है, इज टू 1 में आ जाएगा। तो थोड़ा छोटा करके काट के देख लूं, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है मेरी डिवाइड पर ही। ये आ गया 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छीक 18। अब भाग कर ले, 25 छीके 150, बिल्कुल ठीक है। 2.5:1, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 27वें का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलिए। A transaction involves decrease in debt equity ratio and increase in current ratio। आपको बताना इनमें से वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जिससे डेट इक्विटी रेशियो जो है, डेट बटे इक्विटी जो फॉर्मूला होता है, वो तो हो रहा है घट रहा है, वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और जो करंट रेशियो है, दैट इज करंट एसेट बटे करंट लाइबिलिटीज, वो बढ़ रहेगा। तो आपको ऐसी ट्रांजैक्शन इसमें से ढूंढनी है। आइए देखते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। अब डिबेंचर इशू कर रहा हूं और मशीनरी में खरीद रहा हूं, तो भाई डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो डिबेंचर तो बढ़ेंगे इसमें, यानी डेट्स बढ़ जाएगा, और डेट्स बढ़ जाएगा लेकिन इक्विटी पर कोई चेंज नहीं है, तो इस कायदे से तो ये रेशो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन दोनों बातें होनी चाहिए हमारी। दूसरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ फॉर कैश। नगद के लिए हमने क्या कर दिया, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर दिया। अब प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करूंगा तो कैश घट जाएगा, यानी करंट एसेट्स क्या हो जाएगी मेरी घट जाएगी, और प्रेफरेंस शेयर यानी इक्विटी घट जाएगी। अब अगर इक्विटी घट जाएगी और डेट्स पर कोई फर्क नहीं आएगा तो भी रेशियो बढ़ेगा, जबकि ये कह रहा है घटेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर देखूं तो करंट एसेट घट रही है, करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये रेशियो इससे क्या हो रहा है घट रहा है, जबकि ये कह रहा है कि बढ़ना चाहिए, तो इससे भी ये वेरीफाई हो रहा है कि ये आंसर नहीं होगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश। इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं तो इक्विटी शेयर से मेरी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, इक्विटी बढ़ जाएगी। कैश के लिए इशू कर रहा हूं तो मेरा कैश भी बढ़ जाएगा। तो इक्विटी बढ़ेगी, बेस बढ़ेगा, तो रेशो क्या होगा घटेगा, ठीक है। ये तो सेट हो गया इसके ऊपर। अब दूसरा और पॉइंट देख लेते हैं। कैश बढ़ रहा है, कैश यानी करंट एसेट बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं है, तो ये रेशो भी क्या होगा बढ़ेगा। तो
ऑफ कोर्स ऑप्शन सी हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहली वाली को भी और दूसरी वाली को भी। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश की बात करूं तो कैश आ रहा है, डिबेंचर बढ़ रहे हैं, अब डिबेंचर बढ़ रहे हैं तो रेशो घटेगा, सॉरी रेशो क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो ये कह रहा है डिक्रीज होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और वाले पार्ट पर चल रहे हैं। कहता फिक्स एसेट्स निकालनी है आपको, और मुझे दिया क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट्स और प्रोप्राइटरी रेशो। अब प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले, यहाँ पर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है इक्विटी बटे टोटल एसेट्स। ठीक है, अब ये रेशो कितना दिया, 8/10 कर दूं इसको, 0.8 है तो पॉइंट हटाकर नीचे 10 कर दिया। इक्विटी में क्या दिया है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, 7 और 3 10 लाख रुपए की इक्विटी है मेरे पास। तो क्या मैं इससे टोटल एसेट्स निकाल सकता हूँ, हाँ जी निकाली जा सकती है टोटल एसेट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएगी मेरे पास। और ये कितनी आ जाएगी टोटल एसेट्स मेरे पास, ये आ जाएगी 10 लाख इंटू 10 डिवाइडिंग बाय 8। ठीक है, 8 से इसको काट दें, 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 12,50,000। तो 12,50,000 मेरे पास आ गई टोटल एसेट्स। और हमें निकालनी क्या है, फिक्स एसेट्स। आपको पता ही होगा कि टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स कितनी है, नॉन करंट एसेट्स तो निकालनी है मुझे। करंट एसेट्स कितनी है, 1,50,000, और टोटल एसेट्स कितनी आई है, 12,50,000। तो इस 12,50 में से 1,50 आप माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी आपको आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक्स लिमिटेड इज कैरिंग अ म्यूचुअल फंड बिजनेस। देखिए जो म्यूचुअल फंड बिजनेस होता है उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग कंपनी, जो म्यूचुअल फंड में डील करती हैं। इसने 20 लाख रुपए शेयर्स में लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, और 8 लाख रुपए डिबेंचर्स में लगाए हैं ऑफ द वेरियस कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर। 1,20,000 रुपए का इसको डिविडेंड मिला है और इंटरेस्ट मिला है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताइए कितना होगा। अब अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी है तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए जो पैसा वो शेयर्स में डिबेंचर्स में लगा रहे हैं ना, भाई 20 लाख रुपए के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, 8 लाख रुपए का डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो क्या है, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक प्रकार की। कैसी एक्टिविटी है वो उसकी, ऑपरेटिंग। भाई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, डिबेंचर खरीद रहे हैं, रूटीन का काम है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, 20 और 8 28 लाख रुपए। लेकिन इसको ब्याज मिला है एक 20 का, और वो भी डिविडेंड और इंटरेस्ट इन पर ही मिलेगा, तो वो भी इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसका मतलब है इसकी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो क्या आ जाएगी, नील। इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या आ जाएगी, नील। इज इट क्लियर, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। 29, अंकिता, अविका, दीपेंद्र, हर्ष, खुशी, मनीषा, मयंक, प्रीति, सीमा, वंशिका, प्लीज बताएं मुझे क्या आपको ये क्लियर हुआ है क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास बचा है, क्वेश्चन नंबर 30। इसको करने के बाद अपनी क्लास को करेंगे वाइंड अप। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, वेयर वुड यू शो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कहां पर दिखाते हो इसको। अब कैश कहां से निकल रहा है, बैंक से निकल रहा है। कैश और बैंक क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कहीं नहीं आएगा, आखिरी में जाएगा। जब ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं तो वहां पर जब चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर निकालते हैं और उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ते हैं या क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस निकालते हैं, तब इसका यूज होता है। फिलहाल ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम माना जाएगा, क्योंकि ये कैश और बैंक दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आइए इसका और वाला क्वेश्चन और क्लियर कर लेते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 8 लाख रुपए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया 5 टाइम, और ग्रोस प्रॉफिट दिया 25%।
कहता वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बताइए, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 रुपये मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन ओपनिंग इन्वेंट्री बाय ₹20,000। ठीक है। और मुझे क्या दिया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है। तो आप मुझे बताइए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज इन्वेंट्री। इज इट क्लियर? यही होता है। तो यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या दिया है मुझे, ये दिया है 5 टाइम्स, तो 5/1 कर लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है, RFO माइनस में GP बटे में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो 5/1 इज इक्वल टू RFO कितना है, 8 लाख रुपए, और GP का रेट दिया है 25%, कुछ बताया नहीं है तो मैं RFO पे मान लूंगा। इसका मतलब हो गया 1/4, यानी कि 2 लाख रुपए का मेरा क्या आ गया, GP आ गया, डिवाइडिंग बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 6 लाख डिवाइडिंग बाय 5, दैट इज 1,20,000। तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई, 1,20,000 रुपए। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से ज्यादा हो तो हम हाफ ऑफ डिफरेंस प्लस करके क्लोजिंग निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस कितना है 20, इसका हाफ कितना हो जाएगा 10,000। तो अगर जो ज्यादा है वो निकालनी हो तो हम प्लस कर लेते हैं। तो ये आ गया 1,30,000 एवरेज में, हाफ ऑफ डिफरेंस ऐड कर दिया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 31। ओपनिंग निकालनी है तो माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगी 1,10। अब इसने मेरे से पूछी क्या है, क्लोजिंग पूछी है, तो क्लोजिंग हमारी कितनी आ जाएगी 1,30। होप्सो की क्वेश्चन नंबर 30 का ये वाला पोर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। बताइए जरा, क्या आपको सारी बातें क्लियर है? अंकित, अविका, दीपेंद्र, हर्ष। तो 1 से लेके 16 तक और पार्ट बी के 4 क्वेश्चन इंक्लूडिंग और वाले हमने कंप्लीट कर लिए। कल हम 17, 18, 19 जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, चाहे वो पार्ट ए के हों चाहे पार्ट बी के हों, हम वो करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। क्लास को रोक दे, चलिए बाय। हर्ष, कोई बात पूछनी है बेटा? नहीं। नहीं? ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए क्लास को फिर खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।